नतीजों के बाद दिल्ली में एनडीए और इंडिया की बैठकों का दौर है। अभी पीएम आवास पर एनडीए के नेताओं की बैठक चल रही है। एनडीए के सभी घटक दल नेता पीएम आवास पर मौजूद हैं। तो थोड़ी देर बाद इंडिया के नेताओं की बैठक खड़गे के आवास पर होगी। इंडिया गठबंधन के सभी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर बैठक करेंगे। तो दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है। दोनों तरफ की जो बैठक है उस पर नजर हमारी बनी हुई है। एनडीए की बैठक और इंडिया गठबंधन की बैठक। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन बैठकों से जुड़ी है बड़ी खबर और जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। आज ही दावा पेश कर सकता है एनडीए, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकार बनाने का दावा, बैठक के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। यानी जैसे ही एनडीए घटक दलों की बैठक खत्म होगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। मोदी आज शाम राष्ट्रपति से मिलेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। मोदी के साथ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद होंगे, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए, अब सवाल यह है कि एनडीए की बैठक के बाद क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एकजुटता की बात की जा रही है। सीपीएम पर भी बात हो सकती है। सहयोगी दल से मंत्री पद की बात संभव है और एनडीए के संयोजक पर भी चर्चा मुमकिन है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र इस बैठक के बाद सामने आ सकता है। तो बीजेपी के सामने क्या बड़ी चुनौती है, आइए ये भी आपको बता देते हैं। एनडीए का संयोजक कौन होगा, यानी अब एक संयोजक बनाया जाएगा। ये संयोजक कौन होगा, उसे चुनने की चुनौती होगी। किस दल से स्पीकर चुना जाएगा, क्या ये भी एक अब बड़ी चुनौती सामने हो जाएगी। इसके अलावा मंत्रालय का बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि अभी तक भी जिस तरह से सरकार चल रही थी, अब अलग तरह से चलेगी एनडीए की सरकार। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, क्योंकि बिहार की तरफ से भी सामने रखी जा चुकी है और चंद्रबाबू नायडू भी ये मांग सामने रख चुके हैं। तो विशेष राज्य के दर्जे की मांग और ज्यादा मुखर होगी और क्या फिर उस मांग को माना जाएगा या उस पर विचार किया जाएगा। हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमोद, एनडीए की जो बैठक चल रही है उसमें क्या इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है? किन बिंदुओं पर हमें उम्मीद है या हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनसे जुड़े कुछ अहम फैसले हो सकते हैं आज की बैठक में? देखिए सुमेरा, आज की जो प्राथमिक बैठक है इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सारे घटक दल मिलकर एक ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और एनडीए के घटक दल एक हैं। जो कांग्रेस ने कल सिगुफा छोड़ा था कि उसके संपर्क में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार हो सकते हैं, तो उस बात को भी कमज़ोर करने की कोशिश है। दूसरी बात, एनडीए के घटक दलों में किसको क्या मिलेगा, ये बहुत अहम है। पहले ही चंद्रबाबू नायडू की तरफ से इस बात का इशारा किया गया है कि स्पीकर पद वो चाहते हैं और उनके राज्य को स्पेशल पैकेज मिले, कुछ आर्थिक पैकेज मिले, खास करके उनकी नई राजधानी जो आंध्रा की बन रही है उसमें केंद्र सरकार से मदद मिले और साथ ही मंत्री पद जो है उनको महत्वपूर्ण मिले, ये वो चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई, न ही चिराग पासवान की तरफ से आई है, अन्य किसी घटक दल की तरफ से नहीं आई, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये सब बातें जरूर आई हैं। हाँ, नीतीश कुमार की तरफ से सालों से ये बात कहा जाता रहा है कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए, राहत पैकेज दिया जाना चाहिए। अमोद, आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस बीच आ रही है अभिषेक बनर्जी को लेकर। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में अपने घर पहुंच गए हैं। इंडिया की बैठक में वो शामिल होने के लिए जानकारी है कि पहुंचे हैं। टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो इस बैठक में शामिल होंगे। इंडिया की बैठक 6 बजे होनी है और अभिषेक बनर्जी अपने घर पहुंच गए हैं। वो टीएमसी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंडिया गठबंधन में। तो देखिए, ये दो बैठकें इस वक्त जिनमें देश की राजनीति को लेकर अहम फैसले हो रहे हैं। एक तरफ एनडीए की बैठक है तो दूसरी तरफ इंडिया की बैठक है। किस बैठक में कौन कौन शामिल आइए ये हम आपको बता देते हैं। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। चंद्रबाबू नायडू शामिल हो रहे हैं एनडीए की बैठक में, तो संजय राउत शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। चिराग पासवान एनडीए की बैठक में, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में। जीतन राम मांझी एनडीए की बैठक में, तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में। एकनाथ शिंदे एनडीए की बैठक में, तो शरद पवार शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। पवन कल्याण शामिल हो रहे हैं एनडीए की बैठक में, तो स्टालिन शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। एचडी कुमारस्वामी एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं और चंपाई सोरेन शामिल हो रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में। और ये तमाम घटक दलों के या तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन दोनों अहम बैठकों। तो घटक दलों के 7 सदस्य बीजेपी और कांग्रेस के साथ इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले हैं प्रधानमंत्री
हार जीत राजनीति का हिस्सा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नंबर गेम तो चलता रहता है, हम आगे भी खरे उतरेंगे। हमने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है। और इस बीच 17वीं लोकसभा के मंत्रियों को मोदी मंत्र भी मिल गया, यानी मोदी जी ने मंत्र भी दे दिया है। मोदी मंत्र क्या है 17वीं लोकसभा के मंत्रियों के लिए, क्या कहा गया है, आइए आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, उन्होंने कहा यह है कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है। इसके दरअसल मायने क्या है, क्या प्रधानमंत्री कहना चाहते थे, वो ये कि सरकार बनाने का भरोसा दिलाया है उन्होंने कि हार जीत लगी रहती है, ये राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, 17वीं लोकसभा के मंत्रियों को मंत्र देने का अर्थ यह है कि 18वीं लोकसभा का अब शुरुआत होगा, और उससे पहले जो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं उनको ये मंत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि नंबर गेम तो चलता रहता है, लेकिन इसके मायने क्या है, इसका मायने बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इंडिया से ज्यादा नंबर हमारे पास है, सरकार बनाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जी हाँ, इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 10 साल अच्छा काम किया है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। इसके मायने क्या है कि मोदी की गारंटी पर भरोसा रखने के लिए कहा है उन्होंने कि मोदी की गारंटी पर भरोसा रखना चाहिए, यानी 10 साल जो अच्छा काम किया है उसे हम आगे भी जारी रखेंगे। और इसी के साथ ही आगे अच्छा काम करने को लेकर संकेत साफ है कि कड़े फैसले लेने के ओर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए संकेत दे दिया है। आनंद पांडे विजय चौक से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आनंद, देखिए, अभी 18वीं लोकसभा का स्वरूप कैसा होगा ये तय नहीं है, लेकिन 17वीं लोकसभा के जो मंत्री थे उन लोगों को एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने इस बैठक में दिया है। बिल्कुल, आज मंत्रिपरिषद की बैठक में जो मंत्री मौजूद थे उनमें से ज़्यादातर मंत्री फिर से जीत कर आए हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री का ये मंत्र देना, संदेश देना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे वक्त में भी जब एनडीए ने और बीजेपी ने जो टारगेट रखा था उस टारगेट से कहीं पीछे बीजेपी और एनडीए रह गया, तो ऐसे में एक जीत के बावजूद एक निराशा का भाव कहीं हो सकता है नेताओं के अंदर, सांसदों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने अपनी टीम को, अपने मंत्रिपरिषद की उस टीम को जिसके साथ उन्होंने 5 साल देश की सत्ता चलाई, देश के लिए तमाम बड़े बड़े फैसले किए, उसको एक तरह से चीयर अप करने के लिए भी, मोटिवेट करने के लिए भी ये मंत्र दिया है कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है और हार जीत लगी रहती है, ये तो बस एक नंबर गेम है, हम जीत कर आ गए हैं 2 टर्म के बावजूद भी, ये बड़ी बात है। और ऐसे में निराश नहीं होना है, बल्कि और आगे हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे विकसित भारत का जो हमने सपना देखा है देश के लिए उसको पूरा कर सकते हैं, उसको पूरा करने की, उसमें जुटने की जरूरत है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जानकारी ये भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि कांग्रेस सरकार बनाने को उत्सुक नहीं है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, इंडिया बैठक में कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, यानी इंडिया की बैठक में अपना पक्ष कांग्रेस पार्टी की तरफ से रखा जाएगा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत उत्सुक नहीं है, सहयोगियों से बात कर आखिरी फैसला लिया जाएगा। आज शाम 6 बजे इंडिया गठबंधन की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में ही फैसला लिया जाएगा कि क्या अगला कदम होगा। और देखिए, इंडिया की बैठक में क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है, और उसमें क्या क्या पॉइंटर्स हैं वो हम आपको बता देते हैं। सरकार बनाने की कोशिशों पर चर्चा, हालांकि जैसा अभी सुमेरा बता रही थी कि कांग्रेस बहुत उत्सुक नजर नहीं आ रही है। इधर सरकार बनाए तो पीएम कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है इंडिया के लिए। इंडिया के संयोजक पद पर चर्चा संभव है। साथ ही साथ मोदी सरकार के विरोध का एजेंडा क्या होगा अगर सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाया जाता है, तब भी, और तब भी जब वो विपक्ष में रहेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से मुझे पीयूष पांडे खड़गे की आवाज से हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, क्या खबर आ रही है? 6 बजने में अभी लगभग काफी समय है, अभी सिर्फ 5:08 हुआ है, और ऐसे में आप समझ लीजिए कि पूरे के पूरे जो 52 मिनट है वो बाकी है। इन 52 मिनटों में क्या हलचलें दिख रही हैं खड़गे आवास पर? देखिए, अभी केसी वेणुगोपाल पहुंचे हैं और उसके पहले भी कुछ नेता यहां पर खड़गे जी के आवास पर पहुंच चुके हैं। अब जो उनके घटक दल जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं वो जब यहां पर आएंगे उसके बाद ये बैठक होगी। इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें तय की जानी है। एक, पहला ये है कि क्या सरकार बनाएंगे, और दूसरा ये कि क्या इस मामले में, जबकि सीधे तौर पर 234 सीटें इंडिया ब्लॉक के पास हैं, ऐसी स्थिति में क्या वो विपक्ष में बैठेंगे। इन 2 आधारों पर चर्चा होनी है, और साथ ही ये भी चर्चा होनी है कि टीडीपी और जेडीयू
को लेकर के भी चर्चा होनी है। देखना ये है कि इस मामले में आज की बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है इंडिया ब्लॉक की ओर से, क्योंकि अगर विपक्ष की तरफ भी रहते हैं इंडिया ब्लॉक तो काफ़ी सीटें इनके पास हैं और अच्छा विपक्ष सीधे तौर पर इंडिया ब्लॉक के पास रहेगा। तो जो फैसला होगा वो इस बैठक में लिया जाएगा, लेकिन अलग अलग सुर भी निकलकर सामने आ रहे हैं, तो देखना ये कि इस बैठक में फैसला क्या लिया जाता है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें अपने दर्शकों को। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के लिए कहा है कि आपकी बहन होने पर गर्व है। ये भी कहा उन्होंने कि विपरीत हालात में भी आप खड़े रहे, इसके अलावा सच्चाई के लिए हमेशा लड़ते रहे राहुल, कहा प्रियंका गांधी ने। राहुल को सबसे बहादुर रूप में देखा है, कहना है प्रियंका गांधी का। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे राहुल गांधी, साथ में प्रियंका गांधी थी, और राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ प्रियंका गांधी मौजूद हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी जीत में। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर, दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए। ये तस्वीरें आ रही हैं लाइव। बैठक में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं दिल्ली। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का वो चेहरा जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में दिया है। वो उत्तर प्रदेश जिसमें कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के समय से भी ज्यादा सीटें आज तक समाजवादी पार्टी ने हासिल नहीं की, वो नंबर हासिल किया है। उस पार्टी के चीफ इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये देखिए, उनका गुलदस्तों के साथ स्वागत करने के लिए वहां मौजूद तमाम समर्थक मौजूद हैं। और इस बीच देखिए, अब इंतजार है कि ये बैठक जब शुरू होगी तो किस तरह की तस्वीर बनकर सामने आएगी। दिल्ली रवाना होने से पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। एनडीए घटक दल के लोग कह रहे हैं कि बसपा का वोट काटा है सपा ने, और जो है जो संविधान की भ्रांति लोगों में फैलाई। नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। सर, आगे की अब क्या रणनीति रहने वाली, किस तरह की? अब रणनीति के लिए तो जा रहे हैं, रणनीति क्या बनेगी अब पूछताछ करेंगे, वहाँ बातचीत होगी, उसी बार रणनीति बनेगी। सर, कहा जा रहा है चंद्रबाबू नायडू और सर उनके ऊपर नहीं, ऐसी कोई बात, कोई हमारे से कोई बात नहीं। ठीक, क्षेत्रीय क्षत्रपों पर सबकी नजर बनी हुई है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं, हम एनडीए में हैं, कहा चंद्रबाबू नायडू ने। यानी उन्होंने साफ किया कि वो एनडीए का हिस्सा हैं, हम पहले भी कई राजनीतिक बदलाव देख चुके हैं। I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. In course of time, anything we'll report. आपने सुना चंद्रबाबू नायडू को। हमारे साथ अमोद लगातार बने हुए हैं। अमोद, देखिए बैठक होने वाली है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ही को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या वहां उनकी वजह से या उनकी पहले की जिस तजर्बे की बात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, क्या उसकी वजह से ही इस तरह की संभावना तलाशने की बात भी की जा रही थी, या वो चर्चा ही शुरू हुई इस वजह से क्योंकि उन दोनों का रुख इस तरह का रहा है कि जिस तरह की हवा देखते हैं वो बदल जाते हैं? देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं। 15 और 12 सीटों पर खड़े हैं दोनों, और उनकी अहमियत क्या है ये इंडिया घटक के लोग जानते हैं। इसके साथ ही एनडीए के वो पुराने पार्टनर रह चुके हैं और एनडीए से अलग भी हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू तो एक बार अलग हुए, लेकिन नीतीश कुमार दो बार अलग हुए और 2 बार वापस आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर उनके आने जाने का क्रम 4 बार का होता है। इसलिए लोगों को ये मन में संशय जरूर उत्पन्न हुआ जैसे ही कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को संपर्क साधा जा रहा है, तो शंका उत्पन्न होती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तुरंत ही खंडन कर दिया इस बात का अपने बात से कि वो यहीं हैं एनडीए में और कहीं नहीं जा रहे हैं और यहीं पे वो सरकार में शामिल हैं। चंद्रबाबू नायडू के अलावा नीतीश कुमार की तरफ से भी साथ में रखना जा चुके हैं। क्या मुश्किल होगा और उसके लिए क्या मुश्किलें आएंगी और उससे कैसे पार पाया जाएगा, इस पर आगे बात। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है एनडीए को और फडणवीस ने इसकी हार की जिम्मेदारी ली है। मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, उन्होंने कहा कि नए संगठन के लिए काम करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बड़ी गेनर बनकर उभरी है उद्धव गुट की पार्टी, और इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी ने भी अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी
ये मेरी है, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं, और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। आनंद, महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश करने के जो तरीके हैं वो नए नहीं हैं, वो बीच बीच में ऐसा करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ही मामला गंभीर है, क्योंकि बहुत बड़ा झटका न सिर्फ बीजेपी को लगा है, एनसीपी को लगा है, और जो गेनर बनकर उभरी है थोड़ा बहुत जिसे कह सकते हैं वो है शिंदे गुट, और पूरा का पूरा जो फायदा हुआ है वो इंडिया गठबंधन को हो गया है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में फायदा हुआ है। साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को जो सहानुभूति थी जनता की और शिवसेना समर्थकों की और शिव सैनिकों की, वो पूरी सहानुभूति जो है उद्धव ठाकरे के गुट को चली गई है। और यही वजह है कि जो झटका इतना बड़ा लगा है, और जो आपने अलायंस बनाया, यानी बीजेपी ने जो अलायंस भी बनाया, अजीत पवार के साथ बनाया हो या शिंदे सेना के साथ बनाया हो, तो जाहिर तौर पर वो अलायंस जो है वो जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, और वही वजह है कि जनता ने नतीजों में वो दिखा भी दिया, कहीं ना कहीं उसको खारिज भी कर दिया। और ये वजह जितना कम इन लोगों को सीटें मिली है उसको लेकर जाहिर तौर पर पूरा सोली जो ब्लेम है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के ऊपर, माफ कीजिएगा, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर जाता है। और यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफे की एक तरह से पेशकश कर दी है। और चूंकि असेंबली इलेक्शन जो है बहुत दूर नहीं है महाराष्ट्र में, और ऐसे में उन्होंने पेशकश के इस्तीफे की, और उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो देवेंद्र फडणवीस को लेनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने तमाम फैसले किए जो कि बताया गया कि वो देवेंद्र फडणवीस की पहल पर या उनके फीडबैक के आधार पर केंद्रीय आलाकमान ने किए। तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। जाहिर तौर पे हो सकता है कि उनको भी थोड़ी सहानुभूति चाहिए हो, लेकिन ये बड़ी बात है कि समय बहुत कम है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में होने के, और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी जनता के बीच में जाकर कार्यकर्ता। जी आनंद, यहाँ से क्या कदम उठाएंगे उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों पर इन नतीजों का असर ना हो, ये डैमेज कम से कम हो, ये कोशिश जरूर बीजेपी की तरफ से रहेगी। लेकिन इस बीच इंडिया की बैठक से पहले बोले हैं संजय राउत, लोकतंत्र में जोड़ तोड़ वाली सरकार की कोशिश होती है, कहा संजय राउत ने, यानी कोशिश जरूर की जानी चाहिए। इसके पक्षधर दिखाई दे रहे हैं, आगे पता चलेगा क्या होगा। यानी लोकतंत्र में अगर जोड़ तोड़ से भी सरकार बनाने की कोशिश की जाए तो कोई गलत नहीं है। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है, 232 तक लाकर खड़ा किया है, तो अब जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाने की कोशिश हो रही है तो करने दो। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ऐसी कोशिश होती है। संजय राउत ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा पहल नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है, पहले आइए ये देख लेते हैं। सरकार बनाने पर कांग्रेस की हिचक दरअसल क्यों है? कांग्रेस के पास पूरे नंबर नहीं है, गठबंधन के पास आंकड़े नहीं हैं, इसके अलावा पीएम पद के कई उम्मीदवार सामने हैं। राहुल गांधी पर गठबंधन में सवाल भी उठेगा, यानी राहुल गांधी के नेतृत्व को गठबंधन में सभी स्वीकार करें ऐसा भी जरूरी नहीं है। संगठन की मजबूती ज्यादा जरूरी है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसको प्राथमिकता दे रही है और इस वजह से हिचक रही है, सीधे सामने इस मुद्दे पर मुखर होकर सामने नहीं आ रही है। हमारे साथ पीयूष गोयल, पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हमारे सहयोगी पीयूष पांडे। ये जो लगातार बयान दिया जा रहा है, कल राहुल गांधी ने भी कहा कि बहुत थिन लाइन है, हम इस पर बयान नहीं देंगे, सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे, तो दरअसल क्या कांग्रेस पार्टी इस डगर पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, या वो सबसे राय लेकर और अपने नंबर्स या अपनी जो संभावनाएं उन्हें तलाशने के बाद कोई प्रतिक्रिया देगी? देखिए सुमेरा, राजनीति संख्या बल का खेल है और यही वजह है कि अपने सहयोगी दलों के साथ चर्चा करने के बाद ही इस मामले पर इंडिया ब्लॉक जो है वो स्पष्ट बयान जारी करेगा कि वो विपक्ष में रहेगा या फिर सरकार बनाने का भी प्रयास करेगा। चूंकि सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से ये स्पष्ट तौर पर नतीजे सामने आने के बाद कहा गया था कि इस मामले में विचार किया जाएगा और जो ब्लॉक है पूरा इंडिया ब्लॉक, उसके जो भी घटक दल हैं उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ जब चर्चा हो जाएगी तब इस मामले पर कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमें थोड़ी देर और इंतज़ार करना है, जब 6 बजे बैठक शुरू होगी उसके बाद जब इस पर विचार विमर्श हो जाएगा तो ये सीधी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो इंडिया ब्लॉक है वो विपक्ष में बैठेगा या फिर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाने की भी कोशिश करेगा। जी सुमेरा।
जी हाँ, तो ये सब साफ होगा बैठक के बाद। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, टीएमसी ने सभी नए सांसदों की बैठक बुलाई है। सभी नए सांसदों को बुलाया गया है। 8 जून को शाम 4 बजे कोलकाता में ये बैठक होगी। कोलकाता में सीएम आवास में ये अहम बैठक होगी, जिसमें सभी नए चुने गए सांसदों को बुलाया गया है बैठक में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए, टीएमसी की तरफ से अपने सांसदों को बुलाया जा रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने सांसदों से मुलाकात करेंगी, लेकिन ये तमाम जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके रुख पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा सीधे। लेकिन कुछ और आंकड़े और कुछ और जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं प्रीति का। देखिए, सियासत में नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि किस नेता ने रैली और रोड शो किए, और उन रैली रोड शो में जो भीड़ नजर आ रही थी, क्या वो वोटों में तब्दील हुई। ऐसे में हम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के रैली और रोड शो का जिक्र करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं, जिन्होंने रोड शो और रैलियां किया है 169, और जिसमें से 67, देखिए मैं इधर दिखाना चाहती हूँ, ये आंकड़े मेरे सामने हैं इस वक्त, और ये देखिए रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 169 रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, और उसके साथ ही उन्होंने, राहुल गांधी ने 67 रैली और रोड शोज किए हैं। जीत के लिए जो अगर हम माने इनको तब्दीली की, 169 में से प्रधानमंत्री मोदी के रैली और रोड शो में कितनी तब्दीलियां आई, मतलब जीत का जो फैक्टर है वो कहां गया, वो था 91। और इसके साथ ही देखिए ये आंकड़े आपके सामने हैं, ये आंकड़े आपके सामने हैं रैली और रोड शोज के, जिसमें देखिए जीत अगर राहुल गांधी ने 67 रैलियां और रोड शो किए, उसमें 28 उन्होंने जीते हैं। स्ट्राइक रेट प्रधानमंत्री मोदी का रहा है 54%, और स्ट्राइक रेट राहुल गांधी का रहा है 43%। वोटों का शेर जो है वो कौन बनकर सामने आया, 2024, 2019 और 2014 के आंकड़े आपके सामने हैं। नीचे से शुरू करते हैं 2014 से। देखिए 282 सीटें, और उसमें से अगर वोट शेयर देखें 2014 का, तो बीजेपी का वोट शेयर था 31.3%। 2019 का जो इस वक्त बीजेपी का 303 का जो आंकड़ा था, उसमें वोट शेयर था 37.3%। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 2024 यानी अभी के चुनावों की, तो सीटें 240 जो हासिल की बीजेपी ने, और इसमें आंकड़ा रहा यानी वोट परसेंट का आंकड़ा रहा 36.6। आप इधर आइए, कांग्रेस की तरफ से 99 सीटें 2024 में, जिसमें वोट शेयर रहा है 21.3 का। एक बार फिर से चलते हैं सुमेरा के पास। प्रीति, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बता दें अपने दर्शकों को, जो जानकारी हमें मिल रही है वो जयंत चौधरी से जुड़ी हुई है। जयंत चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, नीतीश से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कहा जयंत चौधरी ने। यानी इंडिया गठबंधन में जब नीतीश रहेंगे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन क्या वो सीखने की बात कर रहे हैं, ये दिलचस्प होगा जानना। मुझे बात बताइए, विधानसभा के सदन में भी तो एक ही उस पे बैठते हैं सब लोग, इनका बातों का कोई अर्थ नहीं होता। नीतीश जी गंभीर राजनीतिक नेता हैं, देश को दिशा देने वाले नेता हैं, और नीतीश जी ने जब फैसला लिया इंडिया को छोड़ने का, उनके फैसले से ही प्रेरित होके लोकदल अगली पार्टी थी जिसने इंडिया को छोड़ के एनडीए का साथ आए हम। तो नीतीश जी से हम सीखने का हम उम्मीद करते हैं, मुझे और मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, साथ काम करेंगे एनडीए में। यूपी में इतनी कम सीटें आई हैं पहले के मुकाबले, क्या कुछ कारण मानते हैं? सीटों में गिरावट आई है, लोकदल एनडीए में आया, लोकदल ने अपनी ताकत दिखाई। हमारे क्षेत्रों में पूरी कोशिश हम लोगों ने की है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए की जीत के आए। अब ये विश्लेषण करेंगे, कार्यकर्ताओं से पूछेंगे क्या कारण रहे। सर, मंत्रिमंडल में रालोसपा शामिल होगा? ये मेरे लिए कुछ कहना उचित नहीं। आज एनडीए में हम अपना सरकार का हमारा दावा है ही, और उस बैठक में हम लोग देश के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। जयंत चौधरी को आप सुन रहे थे, और इस बीच 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू होने वाली है, और खड़गे के घर पहुंचे हैं इंडिया के नेता। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। 5:23 हो चुके हैं, और अब आप समझ लीजिए कि लगभग 40 मिनट से भी कम का समय। पीयूष इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खड़गे के आवास से। पीयूष, फिलहाल बताइए, कहा जा रहा है कि नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, कौन कौन पहुंचा अभी तक? देखिए, अभी तो कांग्रेस के ही कुछ नेता पहुंचे हैं, जिसमें से केसी वेणुगोपाल प्रमुख हैं, और थोड़ी देर में अखिलेश यादव के आने की सूचना मिली है। थोड़ी देर में वो यहां पर पहुंचेंगे, और इसके बाद जो बैठक है वो शुरू होगी। इसके अलावा टीएमसी के जो अभिषेक बनर्जी हैं वो भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और अन्य नेता भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी जमावड़ा है, आप देख सकते हैं कि पहले
आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि किस तरह से जहाँ पहले सुनसान और वीराना हुआ करता था, आज वो घर इस कदर यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बड़े पैमाने पर मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। और थोड़ी ही देर में ये बैठक जब शुरू होगी उसके बाद ये तय करेगा इंडिया ब्लॉक कि किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ा जाए, यानी कि विपक्ष में बैठेंगे या फिर सरकार बनाने का एक प्रयास करेंगे और टीडीपी और जेडीयू के साथ भी क्या इस मामले में कदम आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सभी संभावनाओं पर विचार करने के बाद इंडिया ब्लॉक इस मामले पर निर्णय लेगा और आगे बढ़ेगा। सभी संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी, सभी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की जाएगी। कई सहयोगी बहुत उत्साहित हैं, वो ज्यादा संभावना तलाशना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बहुत शुक्रिया पीयूष इस तमाम जानकारी का। लेकिन बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद सरकार बनाने के सवाल का जवाब मिलेगा। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री जमा खान के नीतीश को पीएम बनाए जाने की मांग पर क्या कहा, सुनिए। सरकार बनाने में आगे बढ़ते हैं तो क्या जो चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, उसके निर्णय जो है वो कांग्रेस पे टिकेगा या? देखिए, अभी ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। पहले बैठक हो जाए, बैठक में आपस की चर्चा हो जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है ना। अच्छा, इस बीच दो घटनाएं देखने को मिली। तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों दिल्ली आ रहे थे, एक ही फ्लाइट में आए। उसके बाद जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं जमा खान, उनकी तरफ से मांग की गई है कि नीतीश कुमार एनडीए के प्रधानमंत्री के चेहरा हों और उनके नेतृत्व में सरकार बने, तो और भी दल उनके साथ आ जाएंगे। तो अब देखिए उस पर मोदी जी क्या निर्णय लेते हैं। अगर उनके मंत्री ने मांग की है, उनके दल ने कहा है कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो ये फैसला तो बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी जी को और उनकी पार्टी को लेना है। बहुमत का आंकड़ा आपके पास भी नहीं है, क्या ऐसी कोई डील इंडिया गठबंधन में दे सकता है नीतीश कुमार को? मैंने कहा ना कि अभी आज शाम की बैठक है, उस शाम की बैठक में क्या चर्चा करके तय होता है, उसके बाद ही कुछ हम लोग बता पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए की बैठक खत्म हो गई है और खबर तो ये थी कि बैठक खत्म होने के बाद सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। करीब 1 घंटे चली है एनडीए की बैठक और इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। आमोद तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच देखिए अब अफरा तफरी एक बार फिर से उन नेताओं की जो इस बैठक में शामिल हुए वो बाहर निकल आएंगे और फिर उसके बाद एक छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग मुमकिन है कि हो और उसके बाद चीजें सामने आए कि आखिर क्या रणनीति एनडीए ने बनाई है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने सीएम आवास पहुंचे। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली। बीजेपी में जश्न का माहौल है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने मुलाकात के दौरान बड़े ही गर्मजोशी के साथ शिवराज सिंह का स्वागत किया। शिवराज ने आज प्रहलाद पटेल से भी मुलाकात की। दरअसल शिवराज सिंह चौहान अब राजनीतिक फलक पर काफी ऊपर देखे जा रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट से उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतकर दिल्ली जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक में ब्रांड शिवराज का जलवा रहा है। विधानसभा चुनाव में भी उनकी योजनाओं का बोलबाला था। बीजेपी के बड़े नेताओं में शिवराज की जीत बड़ी है। एमपी में बीजेपी 29 सीटें जीत रही है, तो उसमें शिवराज की योजनाओं और उनकी सक्रियता का बड़ा रोल माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज अपने किले नहीं बचा पाए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा लोकसभा सीट में रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल की है। चलिए रुख अब पंजाब का कर लेते हैं। चंडीगढ़ के नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी चुनाव जीतने के बाद पहली बार चंडीगढ़ कांग्रेस भवन पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मनीष तिवारी का जमकर स्वागत किया, लड्डू खिलाए। मनीष तिवारी ने इस दौरान लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगियों को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चुनाव को अगर राष्ट्रीय नजरिए से देखा जाए तो कहा जा सकता है कि यह बीजेपी के लिए अविश्वास प्रस्ताव है। ये भारतीय जनता पार्टी और जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसमें एक अविश्वास प्रस्ताव, जिस तरह का आंकलन लगाया गया था, जिस तरह का प्रचार किया गया था,
कि अब की बार 400 पार, वो और जो वास्तविकता सामने निकल के आई है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मनीष तिवारी को चंडीगढ़ में 2,16,657 वोट मिले। वो बेहद क्लोज मार्जिन से जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के संजय टंडन को महज 2504 वोटों से हराया है। दिल्ली पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। चिराग नीतीश कुमार से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। देखिए ये रिपोर्ट। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अपने 5 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ दिल्ली पहुंचे एलजेपी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में मिली जीत के पीछे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का बड़ा हाथ है, लेकिन एनडीए में फिलहाल पीएम के लिए वैकेंसी नहीं है क्योंकि मोदी ही पीएम होंगे। बिहार के संभलने में एक बड़ा योगदान मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी रहा है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व एक बहुत बड़ा कारण रहा है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरा एकजुट है और ये एकजुटता न सिर्फ शपथ ग्रहण में आपको दिखाई देगी बल्कि उसके बाद 5 साल के दौरान भी दिखाई देगी। देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री के लिए कोई वैकेंसी फिलहाल नहीं है। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में आज चिराग का भव्य स्वागत हुआ, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये इच्छा जाहिर कर दी कि चिराग को बिहार का सीएम बनाया जाए। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। 5 सीट पर लड़े और 5 उनकी पार्टी ने जीती। इधर केंद्र में नई सरकार बनने में आरएलडी की क्या भूमिका होगी, ये जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष ने आरएलडी सांसद मलूक नागर से बात की। बताइए कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की बात है, लेकिन अपने बूते बीजेपी सरकार बनाती नहीं दिख रही है। क्या आपको आगे नजर आता है? एनडीए की सरकार बन रही है। सरकार बनाने के लिए 272 नंबर चाहिए, हमारे पास 300 के करीब हैं। तो इंडिया का तो गठबंधन का तो कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम कहां से आ रहा है? 100% एनडीए की सरकार बन रही है और हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और यूपी के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और पंजाब सब जगह जैन जी ने और हमने मिलकर के प्रचार करा। नई सरकार के गठन में आरएलडी की क्या भूमिका देखते हैं आप? आरएलडी की भूमिका गठबंधन का एक पार्ट है हम, और 2 सांसद हमारे 2 मिले थे, दोनों के दोनों जीत के आए हैं और 100% रिजल्ट पार्टी का रहा है। और आपस में जितने भी एनडीए के सारे लोग हैं, हम सब लोग इकट्ठे सब साथ हैं। कोई चाहेंगे कि कोई मंत्रालय भी मिले आरएलडी को? ये जैन जी के और मोदी जी के ऊपर की बात है, बड़ी बात है। और आपको बता दें कि एनडीए की जो अहम बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। करीब 1 घंटे तक चली एनडीए की बैठक। पीएम आवास में एनडीए की बैठक चल रही थी और ये बैठक खत्म हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद यानी आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया जाएगा। लेकिन करीब 1 घंटे तक चली ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर। एनडीए के सभी घटक दल इस बैठक में शामिल हुए। ये बैठक 1 घंटे तक चलने के बाद अब खत्म हो गई है। देखना यह है कि क्या आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में बैठक खत्म होने के बाद यहां से नेताओं का काफिला बाहर निकल रहा है। एक नेता बाहर निकल रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन एनडीए की इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ये पहली बैठक थी जिसमें सभी एनडीए के घटक दल शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। नीतीश कुमार खुद यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। चिराग पासवान, जयंत चौधरी। तो एक बैठक खत्म हुई एनडीए की और दूसरी बैठक इंडिया की शुरू होने वाली है 6 बजे। खड़गे के घर पहुंच रहे हैं इंडिया के नेता। ये अहम जानकारी थोड़ी देर बाद इंडिया की बैठक, और इसमें जानकारी मिल रही है अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम वो नेता जो इंडिया के घटक दल हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसको लेकर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने खुलासा नहीं किया कि क्या वो सरकार बनाने को लेकर कोई फैसला लेने वाले हैं।
हालांकि अभी तक उन्होंने साफ कहा कि जब तक हम अपने घटक दलों से बात नहीं करेंगे इस पर कोई भी बात कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन अब इंतजार है उस 6 बजने का जिसके बाद इंडिया की बैठक शुरू होगी और उसके थोड़ी देर बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बैठक में इंडिया ने क्या तय किया है। 2 तस्वीरें एनडीए की बैठक खत्म होने की, वो बैठक जो ये कहा जा रहा है, लगातार माना जा रहा है कि सरकार बनाने की ओर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया की बैठक होने वाली है अब से लगभग 26 मिनट बाद, और इस बैठक में क्या सरकार बनाने या फिर दूसरे रणनीतिक फैसलों को लेकर कोई अहम फैसला लिया जाएगा। लेकिन अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि जनता विरोधी फैसलों की वजह से एनडीए को इतनी कम सीट मिली। तो वहीं समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव ने चुनावी नतीजों को जनता की जीत बताया। 2019 से 2024 तक जो बीजेपी की हुकूमत के नाकारकर्दगी, उनके गलत फैसले, अवाम दुश्मन फैसले, तो ये ऐसी चीज़ें थी जो अवाम में चल रहा था इसके सिलसिला। और फिर 400 का नारा देने के बाद संविधान को ख़तरा, और ये बात अवाम में चले गई। ख़ास तौर से जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर से मोहब्बत करने वाले हैं, संविधान के ऊपर नाज करने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें उनके लिए महंगी पड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाने का काम किया है। उनका अहंकार, उनकी तृष्णा को तोड़ने का काम किया कहीं ना कहीं। और जिस तरह सभी समाज और सभी वर्ग के लोग एक साथ आए और जिस तरह समर्थन दिया, क्योंकि सभी लोग त्रस्त हैं और जो मौजूदा सरकार थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि जनता परेशान है, कि युवा परेशान है, कि हमारी माताएं बहनें परेशान है, कि किसान परेशान है, कि मजदूर, बुनकर सभी लोग परेशान हैं। और कहीं ना कहीं ये लोगों की जीत है। और सियासी खबरों से इतर कुछ अलग खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रवासी भारतीयों ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का जीत का जश्न मनाया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद टोक्यो में प्रवासी भारतीयों ने कुछ इस तरह से जश्न मनाया, एक दूसरे को लड्डू खिलाया और देश के मतदाताओं का आभार जताया। क्रिकेट की भाषा में बोलते हैं हैट्रिक, और मोदी जी के इस सरकार के हैट्रिक लगाने के लिए सभी भारतीयों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हम प्रवासी भारतीय बहुत उत्साहित हैं इस रिजल्ट से, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में बहुत नए आयाम पर पहुंचाया है। देश के अलग अलग राज्यों से जाकर जापान में बसे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से भारत और जापान का रिश्ता और मजबूत होगा। जो हैट्रिक हुई है मोदी जी की, तो वो सरकार हम इस बार तो आएगी और बार बार आएगी। तो जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी को जिताने के लिए सभी बनारसियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। जय श्री राम। जय श्री राम।